हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो साथियों, मैंने आपसे वादा किया था कि यूपी पुलिस के लिए हम आपको हिंदी पढ़ाएंगे। तो आपको हिंदी पढ़ाने से पहले हम आपको हिंदी का सिलेबस बता देते हैं कि आपके किस किस चैप्टर से जो है हिंदी पूछी जाती है, कौन कौन से चैप्टर हैं आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि हिंदी सिलेबस में सबसे पहले आपका वर्णमाला पूछा जाता है, और दूसरा जो चैप्टर आपका हम पढ़ाएंगे संधि पढ़ाएंगे, तीसरा समास पढ़ाएंगे, फिर संज्ञा आपको पढ़ाएंगे, फिर सर्वनाम पढ़ाएंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम में जो है कितने भेद होते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। क्रिया में बताएंगे सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या होती हैं, ये सब बताएंगे आपको। विशेषण में बताएंगे, विशेषण भी पढ़ाएंगे, किसे विशेषण कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं, ये सब बताएंगे। लिंग भी बताएंगे कि आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की कैसे पहचान कर पाएंगे, और फिर उसके बाद वचन पढ़ाएंगे कि एक वचन और बहुवचन जो है कैसे आप बना पाएंगे। वाच्य पढ़ाएंगे, इसी तरह आपको कारक पढ़ाया जाएगा। फिर हम आपको काल पढ़ाएंगे, और काल काल मतलब जो सेंटेंस, इंग्लिश में इसको सेंटेंस कहते हैं, उसे हम काल पढ़ाएंगे। फिर आपको अव्यय पढ़ाएंगे, फिर रस पढ़ाएंगे, फिर छंद पढ़ाएंगे, फिर अलंकार पढ़ाएंगे, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाएंगे, तत्सम एवं तद्भव पढ़ाएंगे, विराम चिन्ह पढ़ाएंगे। और इसके बाद आपका क्या हिंदी में जो शेष रह जाता है, हिंदी में आपका शेष रह जाता है वर्तनी पढ़ाएंगे, वाक्य शुद्धि पढ़ाएंगे कि किस आपको वाक्य दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसमें बताइए कौन सा अंश अशुद्ध है, तो वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। फिर आपको विलोम पढ़ाएंगे, पर्यायवाची पढ़ाएंगे, अनेकार्थी शब्द पढ़ाएंगे, उसमें एक शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका कौन सा अर्थ नहीं हो सकता है, तो ये पढ़ाएंगे। समरूपी भिन्नार्थक पढ़ाएंगे। समरूपी भिन्नार्थक क्या होते हैं, जैसे अली और अली यानी एक जैसे शब्द होते हैं और उनका अर्थ अलग अलग होता है, ये भी आपको पढ़ाएंगे। लोकोक्ति और मुहावरे पढ़ाएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ाएंगे। अपठित गद्यांश आपको करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे गद्यांश की, और आपको हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे। तो ये तो रहा आपका हिंदी में सिलेबस। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे, और याद रखना कि आप नोट्स बनाते रहेंगे साथ में, और आप जो भी नोट्स बनाएंगे देख लेना कि यूपी पुलिस में इन नोट्सों से बाहर आपका कोई भी एक भी सिंगल प्रश्न बन जाए तो मैं उसकी गारंटी लेता हूं, आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। तो अब हम आपका स्टार्ट करते हैं क्या, वर्णमाला। सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला में क्या है कि जो है वर्ण, अब बात आती है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण या ध्वनि। जो वर्ण कहते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहा जाता है। किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण या जो है ध्वनि में क्या अंतर होता है, कुछ अंतर नहीं होता है। वर्ण जो होता है हमारी, ये एक जो है लिखित इकाई होती है। लिखित में पूछा जाए सबसे छोटी इकाई क्या है, तो लिखित में सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और ध्वनि जो है मौखिक इकाई। मौखिक का मतलब जैसे हम बोलते हैं, बोलने के आधार पर, केवल बोल दिया तो उसकी बोलने के आधार पर जो है सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो वर्ण है, और लिखने के आधार पर क्या है, लिखने के आधार पर वर्ण है, और बोलने के आधार पर जो हम ध्वनि ये बोलते हैं यही सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। ये आप लिखते चलेंगे अपनी कॉपी में, जो हम अलग से बोलते हैं ये भी आप लिख लिया करेंगे कि जो है बोलने के आधार पर ध्वनि है सबसे छोटी इकाई, और जो है लिखने के आधार पर वर्ण सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की बात की जाए, भाषा भाष शब्द से बना हुआ है, ये अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। और जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ, भाषा का अर्थ ही होता है बोलना, क्योंकि ये भाष शब्द से बना हुआ है। भाषा भाष शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना, ये लिख लेंगे अपनी कॉपी में। बात करते हैं वर्णमाला। जो ये हमारे वर्ण होते हैं, आपने देखा होगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं, जो वर्ण होते हैं इन्हीं के व्यवस्थित समूह को, इनको जब व्यवस्थित कर दिया जाता है, व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है। और जो अब बात करते हैं आगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं, जो ये हमारे वर्ण होते हैं, जो वर्ण होते हैं इनको कैसे लिखा जाता है, इनके चिन्हों को, जो लिखने का तरीका होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, लिपि। तो हम अब बात करें कि वर्ण होते कितने हैं वर्णमाला में, तो आपको याद रखना है 11, 33, 4, 2, 2। 33 में भी आपको याद रखना है कि पहले ये लिख लेना है आपको
11 क्या होते हैं, 11 आपके स्वर होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। 4 जो होते हैं वो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये लिखते रहिए जो हम अलग सा जानकारी आपको दे रहे हैं। और 2 आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं और 2 ये अयोगवाह होते हैं। अब अयोगवाह किन्हें कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन किन्हें कहते हैं, ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे। 33 आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं और टोटल 11 स्वर होते हैं। जो ये वर्ण होते हैं, वर्ण सभी जितने भी वर्ण होते हैं ये अक्षर तो हो सकते हैं, लेकिन कोई भी अक्षर जो है वर्ण नहीं हो सकता। ये आप नोट डाल के लिख लीजिए कॉपी में, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चलो आगे देखते हैं। आगे अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो अक्षर, अक्षर कहते किसे हैं, तो अक्षर की बात की जाए कहते किसे हैं। अक्षर हमने बता दिया किसे कहते हैं। अब अक्षर को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो अक्षर को 3 भागों में। देखिए अक्षर को 3 भागों में, या तो कोई भी अक्षर जो है स्वर हो सकता है, या तो कोई भी अक्षर व्यंजन हो सकता है, या तो कोई भी अक्षर क्या हो सकता है, अयोगवाह हो सकता है। अब हम स्वर किसे कहते हैं। अच्छा, स्वर को संस्कृत में अगर आपसे पूछ ले कि स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो संस्कृत में इसे क्या कहते हैं भैया, अज कहते हैं। अज, संस्कृत में इसको अज कहते हैं। ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इसे अज कहते हैं संस्कृत में स्वर को। अब स्वर किसे कहते हैं, तो जो स्वर कहते हैं वो जो ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से, ये आप परिभाषा लिख लेंगे स्वर की, कि ऐसे स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं उन्हें ही स्वर कहते हैं, ऐसे आप लिख लेंगे। जैसे जैसे अगर बात की जाए कौन कौन से स्वर हैं हमारे, आ छोटा आपने पढ़ा होगा कि आ है, और आ है ये बड़ा, और छोटी, ये सभी क्या है आपके, ये सभी क्या है, स्वर हैं। तो इनको हम आगे आपको बताएंगे। व्यंजन, व्यंजन अब आप हेडिंग डालेंगे व्यंजन, और व्यंजन की जो है परिभाषा लिखेंगे। व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो व्यंजन वे स्वर होते हैं जो, मतलब वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अच्छा, व्यंजन भैया जैसे का है, खा है, गा है, ये सब क्या है, व्यंजन है। उदाहरण में लिख लेंगे। अच्छा, संस्कृत में इनको क्या कहते हैं, आपसे पूछ ले संस्कृत में क्या कहते हैं, तो संस्कृत में इनको हल कहते हैं। क्या कहते हैं, हल कहते हैं इनको, हल, हल कहते हैं संस्कृत में इनको, हल कहते हैं। ठीक है। अयोगवाह की बात की जाए, अयोगवाह किन्हें कहते हैं, तो अयोगवाह ना तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो अंग और आहा होता है। क्या होता है, अंग और आहा, ये वाले 2 जिसे विसर्ग कहते हैं। तो ये तो अनुसार, इसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है कि इसे अनुसार कहते हैं और इसे विसर्ग कहते हैं। ये भी आप लिख लेंगे कि 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह उन्हें कहते हैं जो ना तो पूर्ण स्वर होते हैं ना ही पूर्ण व्यंजन होते हैं। और जो ये 2 होते हैं अयोगवाह, जो अंग की बिंदी ऊपर लगी होती है उसे अनुसार कहते हैं, और जो इस तरह लगी होती आहा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे विसर्ग कहते हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि स्वर होते कौन कौन से हैं। ये हमने आपको बताया भी कि ई छोटा होता है, बड़ा ई होता है, ई होता है, बड़ी ई होता है, छोटू बड़ो ऊ होता है, री होता है, ऐसे एड़ी, ऐसे नक होता है, ओसे उखली और औसे औरत होता है। 2 हमने आपको अयोगवाह बता दिए क्योंकि वो नहीं, वो स्वर में नहीं लिखे जाते हैं। अंग, आ और अंग, ये 2 अयोगवाह हैं, ये 2 अयोगवाह हैं। ये हमने आपको बता दिया है। कितने स्वर होते हैं, यही आपके स्वर होते हैं, जो लिखे हैं ये स्वर होते हैं। अच्छा, जो री होता है ये आप कंफ्यूज होते हैं कि री कैसे लिखा जाता है। जो ये नीचे को जो लिखी हुई होती है ऐसे कृपा लिखा हुआ है, तो कृपा में ये वाला जो रा टंगा हुआ है ये री होता है। क्या होता है, ये यही स्वर होता है। ये स्वर सही है, लेकिन अगर आप ऊपर रा टांग देंगे तो ये री मतलब ये स्वर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, बहुत से लोग नहीं बता पाते हैं कि कौन सा स्वर है। तो जो नीचे ऐसे लिख दिया जाता है ऐसे, तो वो रा होता है, लेकिन ये ऐसे लिख दिया जाता है वो गलत होता है। तो ये सब आप अपने नोट्सों में लिखते रहेंगे। अब आगे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे अब क्या करेंगे, स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। अब स्वरों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे हम स्वरों का वर्गीकरण का मतलब होता है हम स्वरों को किस किस तरीके से बोल सकते हैं।
मतलब स्वर को हम किस तरीके से बोल सकते हैं, कैसे स्वर आए होंगे, तो उसी के आधार पर हम वर्गीकरण उनका कर देते हैं। सबसे पहले अगर स्वर का वर्गीकरण किया जाए तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या कह सकते हो कि मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, आप इसे मात्रा के आधार पर भी कह सकते हो, मात्रा के आधार पर। और दूसरा जो होता है जीभ से स्वर बोले जाते हैं, जीभ के आधार पर कर सकते हो। तीसरा मुख के आधार पर, मुख से भी बोले जाते हैं कि मुख से जो मतलब कैसे मुख खुला है, किसी स्वर को बोलने में कैसे मुख खुला है, पूरा खुला है, आधा खुला है, ऐसे। और ओंठों के आधार पर भी आपका वर्गीकरण किया जाता है। और हवा मुख से निकल रही है कि नाक से, उसके आधार पर कर सकते हो। और घोषत्व के आधार पर आप कर सकते हो। हवा तो आप लिखेंगे हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और जीभ के आधार पर, और मुख के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर, और ओंठों के जो है आधार पर आपका वर्गीकरण स्वर का किया जाता है। यही बता दें कि उत्पत्ति के आधार पर जब स्वरों का वर्गीकरण करोगे तब टोटल 3 प्रकार से कर सकते हो, और जीभ के आधार पर 4 प्रकार से, जीभ के आधार पर भी 3 प्रकार के कर सकते हो आप वर्गीकरण। ये हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं, तो आप आगे देखिए। आगे बात करें सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। नंबर 1 इसे एक क्या, नंबर 1 मूल स्वर या लघु स्वर कहते हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए। मूल स्वर को एक मात्रिक छंद भी कहा एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें एक मात्रा वाले स्वर होते हैं। अब मूल स्वर या लघु स्वर किन्हें कहते हैं, जिनको बोलने में हमें कम समय लगता है, उनको ही हम क्या कहते हैं, मूल स्वर या लघु स्वर कहते हैं। ये टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, छोटा, छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि ऋषि। इनको आप बोल के देखेंगे तो सबसे कम समय लगेगा। टोटल 4 होते हैं, और छोटा, छोटी, छोटू और ऋषि ये होते हैं मूल यानी लघु स्वर। ये उत्पत्ति के आधार पर अभी हम आपको बता रहे हैं। और उत्पत्ति के आधार पर दूसरा जो होता है वो होता है क्या, वो होता है दीर्घ या लघु स्वर। दीर्घ या इनको संधि स्वर भी कहा जाता है, और इनको द्विमात्रिक छंद भी कहते हैं, 2 मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 2 मात्राओं से बने होते हैं। जिनको बोलने में, इनकी परिभाषा क्या होती है, जिनको बोलने में लघु जो स्वर होते हैं उनसे 2 गुना समय लगता है, उन्हें ही दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, टोटल 7 होते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ू। अब इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको लघु स्वर याद करने की ज़रूरत है, और ये तो आपको दीर्घ स्वर अपने आप याद हो जाएंगे। केवल आप लघु स्वर याद कर लेना बस। तो ये वाले आप अपने नोट्सों में लिख लेंगे कि ये क्या होते हैं, ये दीर्घ स्वर। इनको 2 मात्रिक स्वर भी कहते हैं। यहीं पर हम आपको बता दें कि जो ये होता है स्वर, ये दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ये मूल स्वर होते हैं। कौन कौन से, एक तो ये मूल स्वर होते हैं, ये मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ये जो हम आपको दीर्घ स्वर बता रहे हैं, ये एक मूल स्वर जिन्हें सजाती स्वर भी कहा जाता है। तो सजाती स्वर में कौन कौन से आते हैं, आ है, ई है, बड़ी ई है, और ऊ है। इनको सजाती स्वर क्यों कहते हैं, इनको सजाती स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी आ बनेगा तो छोटा प्लस छोटा इनसे मिलकर बनता है बड़ा, तो ये क्या हो जाएंगे, मूल स्वर या सजाती स्वर। अब जैसे ई बनता है तो ई प्लस ई से मिलकर बनेगा, ई प्लस ई से मिलकर बनता है बड़ी। और ऊ बनता है, तो ये सब अपनी कॉपी में आप लिखते रहेंगे। ऊ बनेगा तो ऊ प्लस ऊ से मिलकर बनता है क्या, बड़ा ऊ। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सजाती। यानी सजाती का मतलब एक जैसे स्वरों से मिलकर बनना, इनको सजाती स्वर भी कह देते हैं। अब इसका जो मतलब ये जो दीर्घ स्वर होता है, इसका पहला तो हो गया मूल स्वर। अब दूसरा भी होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इसी का भेद है दीर्घ स्वर का, कि पहला मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं। जैसे ए है, ऐ है, ओ है, और औ है।
औ है, ठीक है। इन्हें अब संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि औ है, क्योंकि इनको ये दो से मिलकर बने होते हैं। अब ए किससे मिलकर बना होता है? जैसे ये ए जो होता है, ये आगे संधि में हम आपको बताएंगे जब संधि पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर जानकारी रहेगी तो वहाँ पर समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। ये बनता है ए छोटा और छोटी ई से, और जो ए बनता है ये वाला ए, इसीलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बने होते हैं। ये मिलकर बनता है ए, और प्लस किससे मिलकर बना होता है? प्लस आ से मिलकर बना होता है, यानी आ प्लस ए से मिलकर बना होता है। और जो ओ बना होता है वो किससे बनता है? वो बनता है आपका ऊ, आ प्लस ऊ से मिलकर बना होता है। किससे? आ प्लस ऊ से मिलकर बनता है। और वही अगर बात की जाए औ की, तो औ जो बनता है वो आ प्लस ओ से मिलकर बनता है। आ प्लस ओ से मिलकर बनता है। तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। जो दो स्वरों से मिलकर बने उन्हें संयुक्त स्वर या इनको विजातीय स्वर भी कहते हैं। विजातीय क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखिए, ये अलग अलग स्वरों से मिलकर, एक जैसे स्वरों से मिलकर नहीं बन रहे, अलग अलग स्वरों से मिलकर बन रहे हैं, इसलिए इनको विजातीय स्वर भी कहते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी में लिखते रहिए, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हम आपको सब पढ़ाते हुए, सब बताते हुए चल रहे हैं। अब आगे देखते हैं। आगे हमने आपको बता दिया कि कौन सा मूल स्वर बता दिया, फिर दीर्घ स्वर बता दिया। अब पुलुत स्वर, इनको पुलुत स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि जिनको बोलने में लघु स्वर से 3 गुना समय लगता है, जिनको बोलने में लघु स्वर से 3 गुना समय लगता है, ये लिख लेंगे अपनी कॉपी में, उनको क्या कहते हैं? पुलुत स्वर। इनको त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब ये कौन से होते हैं? जैसे हम थोड़ा आवाज़ जोर से बोलते हैं, मतलब थोड़ा रोक के, जैसे बोलते हैं राम, ओम, ये सब क्या होते हैं? ये पुलुत स्वर होते हैं। क्या होते हैं? ये सब पुलुत स्वर होते हैं। ये आप अपने उदाहरण में लिख लेंगे। अब बात करते हैं आगे। अब हमने जो है आपको तीनों बता दिए हैं। किसके आधार पर? मात्रा के आधार पर। कौन कौन से? मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर, ये हमने आपको बता दिए हैं। अब आगे बात करते हैं किसके आधार पर? जीव के आधार पर। जीव के आधार पर कौन कौन से होते हैं? जीव के आधार पर भी 3 प्रकार के स्वर होते हैं। 3 वर्गों में इनको बांटा जा सकता है। और कौन कौन से? अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर कौन से होते हैं? जो जीव के आगे वाले भाग से बोले जाते हैं। जीव के अगले भाग से जो बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहा जाता है। ये टोटल 4 होते हैं। कौन कौन से? ई होता है बड़ी, ए और ए होता है, ठीक है। अब इनको याद कैसे रखोगे? इसकी ट्रिक भी है। तो ए आगे है, कोई ए व्यक्ति है, वो ए आगे है, तो याद रखना कि ए आगे है। आगे से अग्र स्वर ए और ई, ये 4 हो जाएंगे जीव के आधार पर। अब जीव के आधार पर और भी देख लेते हैं। अब जीव के आधार पर जो दूसरा है वो मध्य स्वर। मध्य स्वर किन्हें कहते हैं? जो जीव के मध्य भाग यानी बीच वाला जो भाग होता है उससे बोले जाएं तो उसे मध्य स्वर कहते हैं। अच्छा, और इनको ही मध्य स्वर को ही उदासीन स्वर भी कहा जाता है। तो ये केवल एक ही स्वर होता है मध्य स्वर के आधार पर, केवल छोटा। जो छोटा होता है उसे बीच में बिठाते हैं, इसीलिए उसे जो छोटा है उसे बीच में बिठा दो, यानी बीच का मतलब मध्य में बिठा दो, तो ये आपको याद हो जाएगा कि मध्य स्वर है। अब बात करते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन से होते हैं? जो जीव के पश्च यानी पीछे वाले भाग से, जो जीव के पीछे जीव होती है, जीव के पीछे वाले भाग से जो बोले जाते हैं उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? इनको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल अग्र और आपको मध्य याद कर लेना है। ये अपने आप याद, जो शेष बचे हैं वो तो पश्च स्वर हो ही जाएंगे, तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं मुख के आधार पर। हमने आपको जीव के आधार पर बता दिया, अग्र, मध्य और पश्चिम 3 प्रकार से बांट सकते हैं जीव के आधार पर। और अब बात करते हैं मुख के आधार पर। मुख के आधार पर बात करें तो इसको 4 प्रकार से, जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो मुख हमारा किस तरीके से खुलता है, तो 4 तरीके से खुलता है। कौन कौन से? विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत, ये हम आपको बताएंगे आगे। सबसे पहले देखते हैं विवृत। विवृत का मतलब होता है पूरा मुख। जब किसी हम स्वर को बोलते हैं तो हमारा मुख अगर पूरा खुलता है तो उसे हम विवृत कहते हैं। अब विवृत केवल एक ही होता है, वो कौन सा? बड़ा आ होता है।
जैसे जब डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो कहता है मुँह खोलो, आ करो, आ, तो आप आ करते हो, मतलब जब पूरा मुँह खुल जाए तब उसे ही, तो ये केवल विव्रत एक ही स्वर होता है, बड़ा है। ठीक है, अब आप विव्रत का मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि विव्रत का मतलब क्या होता है। तो आप याद रखना, वी का ऐसे याद रखना, इसका अर्थ ये होता नहीं है, लेकिन याद रखना विशाल। विशाल जब याद रखोगे, वी लगा हो तो विशाल, विशाल याद रखोगे तब मतलब आपको याद आ जाएगा कि हाँ पूरा, विशाल का मतलब पूरा मुख खुलेगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि समृत भूल जाते हैं, समृत का मतलब होता है मुख खुलेगा कि विव्रत का। तो आपको याद आ जाएगा विशाल से मतलब विव्रत का मतलब होता है मुख खुलना। ठीक है, अब आगे देखते हैं अर्धविव्रत। अर्धविव्रत किन्हें कहा जाता है, तो आधा मुख जब खुलता है तो उसे अर्धविव्रत कहते हैं। जब किसी स्वर को बोलने में आधा मुख खुलता है तो उसे क्या कहेंगे, अर्धविव्रत। कौन कौन से होते हैं अर्धविव्रत, आ, ए, ओ और औ। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी आपको समृत और अर्धसमृत की ट्रिक बताने वाले हैं। और विव्रत तो आपको एक ही याद रखना है कि आ, वो विव्रत हो जाएगा। अर्धसमृत याद करने की जरूरत नहीं, जो शेष बचेंगे वही अर्धसमृत होंगे, क्योंकि हम अभी आपको समृत और अर्धसमृत की ट्रिक बताने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि जो समृत होता है, समृत किसे कहते हैं। तीसरा जो होता है वो समृत होता है। समृत किसे कहते हैं, जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो लगभग जो है वो मुख हमारा बंद ही रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समृत कहते हैं। समृत कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, ई ऊ। कैसे याद रखोगे, उई, उई, आप याद रखना उई, एक शब्द है उई बंद, उई बंद, उई बंद को आप याद रखना उई बंद। उई बंद का याद आ जाएगा कि ऊ से ऊ और बड़ा ऊ और ई से ई बड़ी, और बंद का मतलब याद आ जाएगा आपको मुख बंद रखना है उई बोलते समय, उई बोलते समय मुख बंद रखना है। ऐसे याद हो जाएगा कि ये समृत है। 4 याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। उसके बाद आपको क्या देखना है, अर्धसमृत। अर्धसमृत देखना है, अर्धसमृत देखना है। अर्धसमृत किसे कहते हैं, तो बहुत, जब किसी स्वर को बोला जाए तो बहुत थोड़ा सा मुख खुलता है तो उसे क्या कहते हैं, अर्धसमृत। अर्धसमृत कितने होते हैं, 2, ओ और ए। अब याद कैसे रखना है, इसकी भी ट्रिक है। ओए आधा है, ओए कोई बात कर रहा है तो बोल रहा है ओए आधा है, तो ओए से याद आ जाएगा कि ओ और ए, आधा का मतलब अर्धसमृत। आधा, ओए आधा, या ऐसे याद या ऐसे याद रख सकते हो कि ओए आधा बंद, ओए आधा बंद, ये भी लिख सकते हो कि ओए आधा बंद, तो याद आ जाएगा कि ओ और ए, आधा बंद का मतलब अर्धसमृत, आधा बंद रहेगा मुख। ठीक है, तो ये हमने आपको मुख खुलने के आधार पर बता दिए कौन कौन से होते हैं मुख खुलने के आधार पर, विव्रत, अर्धविव्रत, समृत, अर्धसमृत हो जाएगा। अब बात करते हैं ओंठों के आधार पर। ओंठों के आधार पर अगर बात की जाए कौन कौन से होते हैं, तो ओंठों के आधार पर हम स्वर को 2 भागों में बांटते हैं, वृत्तमुखी और अवृतमुखी। कहने का मतलब जब जो ओंठ किसी स्वर को बोलते समय गोल हो जाए तो उसे वृत्तमुखी कहते हैं, और जब किसी स्वर को बोलते समय गोल ना हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे आवर्तमुखी कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं वृत्तमुखी, हेडिंग डालेंगे आप, इसे वृत्तमुखी किसे कहते हैं, होंठ वृत्त बनाएं। वृत्त का मतलब जब होंठ गोल हो जाए किसी स्वर को बोलते समय तो उसे ही वृत्तमुखी कहते हैं। टोटल 4 होते हैं, कौन कौन से, ऊ, ओ और औ। ठीक, क्या है, औ, औ, औ। तो औ बोल के देखना कि आपके होंठ क्या हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे, ये इसकी ट्रिक रही। अब आगे देख लेते हैं आवर्तमुखी। जब किसी स्वर को बोलते समय वृत्त ना बने तब उसे ही आवर्तमुखी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ, ई, ए। तो ये सभी आवर्तमुखी हो जाते हैं, केवल औ याद रखना कि वृत्तमुखी, और शेष बचे जो आवर्तमुखी। तो ये हमने आपको ओंठ के आधार पर बता दिया, वृत्तमुखी और आवर्तमुखी। इसके बाद बात करते हैं हवा। हवा जो मुख व नाक से निकलती है तो उसे कहते हैं हवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब 2 भागों में बांटा जाता है हवा के आधार पर। निरानुनासिक स्वर। निरानुनासिक किन्हें कहते हैं, जब कोई स्वर बोलते समय मुख से हवा निकलती है, केवल मुख से हवा निकले तो उसे क्या कहेंगे, निरानुनासिक। निरानुनासिक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितने भी स्वर होते हैं वो निरानुनासिक ही होते हैं। और अनुनासिक कौन से होते हैं तो वो भी हम आपको बता देते हैं। अब दूसरा जो
हवा के आधार पर जो है दूसरा जो होता है अनुनासिक। मुख, जब किसी स्वर को बोलते समय हवा जो है मुख व नाक से एक साथ निकले तो उसे निरानुनासिक स्वर कहते हैं। वर्ग का जो भी पंचमाक्षर है, जैसे ना है, माँ है, ना जो होता है जो आखिरी वाला होता है, जैसे अड़ा है, ये क्या है, ये सब आपके अनुनासिक है। और जिस कोई भी शब्द लिखा जाए उस पर चंद बिंदु लग जाए तो आप समझ जाना कि ये अनुनासिक है। तो इन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऐसे ही याद आ जाएंगे। ठीक है, जिन पर चंद बिंदु लग जाए वो ही अनुनासिक होते हैं। कहने का मतलब हवा मुख व नाक दोनों से निकल रही है। तो ये पूछा जाता है कि अनुनासिक किन्हें कहते हैं, तो अनुनासिक जब हवा मुख व नाक दोनों से निकले तो उसे ही अनुनासिक कहा जाता है। अब बात करते हैं घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। घोषत्व का मतलब होता है घोषत्व। घोषत्व का क्या अर्थ होता है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। घोषत्व का क्या अर्थ होता है? घोषत्व का अर्थ होता है जब किसी स्वर को हम बोलें और जब हमारे स्वर तंत्रियाँ कंपन करें तो उसे ही मतलब कंपन होना ही घोषत्व कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, सघोष और अघोष। सघोष किन्हें कहते हैं? जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो उसे क्या कहते हैं? सघोष। जितने भी हमारे स्वर हैं वो सभी क्या हैं? सघोष हैं। क्या हैं? सभी जितने भी स्वर हैं वो सभी सघोष हैं। अब देख लेते हैं नंबर 2 अघोष। अघोष के आधार पर बात करें तो जो अघोष किन्हें कहते हैं? जब हम जो स्वर तंत्रियाँ होती है जब किसी स्वर को बोलते हैं तो लिख लेंगे आप, जब किसी स्वर को बोलते हैं तो स्वर तंत्रियों में जब कंपन नहीं होता है तब उसे ही अघोष कहते हैं। तो अघोष हम आपको व्यंजन जब पढ़ाएंगे तब अघोष पढ़ाएंगे, क्योंकि हम कोई भी स्वर तो कोई स्वर तो अघोष होता नहीं, इसलिए व्यंजन ही अघोष होते हैं। तो व्यंजन जब आगे पढ़ाएंगे तब हम आपको पढ़ाएंगे कि कौन से अघोष व्यंजन हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि स्वरों को लिखने के आधार पर कितने स्वर होते हैं, तो आप बताएंगे 11। और स्वर जो है टोटल संख्या पूछ ले, कुल संख्या, तो आप बताएंगे टोटल संख्या भी 11 होती है। अगर पूछ ले उच्चारण के आधार पर, यानी जो हम आप बोल देते हैं लिखते नहीं हैं, तो उसके आधार पर 10 होते हैं। कौन सा स्वर नहीं होता है लिखने के आधार पर? री जो है फिर आपका नहीं लिखा जाता है, ये वाला आपका नहीं गिना जाता है बोलने के आधार पर, क्योंकि आप बोल के देख लिए री को नहीं बोलेंगे आप। अर्थ के आधार पर पूछे तो 13 स्वर होते हैं अर्थ के आधार पर। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो और आप नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि आपको हम दिखाएंगे इन नोट्सों से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो अपने साथियों में शेयर कर दीजिए साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली आपको एक वीडियो हिंदी की फ्री में बिल्कुल मिलने वाली है, वो भी ऐसा कंटेंट जो कहीं भी नहीं मिलेगा। ओके, नमस्कार साथियों, धन्यवाद।